सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल रेसो अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। फिर से आपको मैं यहाँ पे हेलो एल्केन हेलो एडिन्स का वीडियो अभी आपको देने वाला हूँ, जो केमिस्ट्री क्लास 12th में आता है। ठीक है, क्लास 12th में जो केमिस्ट्री आता है आपका, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक्चुअली ये किस लिए है, ये आपको WBJ में काम आएगा। ठीक है, ये आपको बोर्ड्स में काम आएगा। ठीक है, बोर्ड से थोड़ा ज़्यादा ही काम आएगा एक्चुअली, क्योंकि ये जेई का मटेरियल या जेई का जो कंटेंट है उसको भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो इसलिए पूरा जो है यहाँ पे वीडियो को देखना। ठीक है, हो सकता है ये पार्ट बाय पार्ट भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी हो, मुझे जितना एक्सप्लेन करना है मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। आपको पूरा चीज़ें पूरा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही वीडियोस मिलता रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हेलो एल्केन हेलो एडिन्स जो चैप्टर है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक का मतलब कंटिन्यूएशन है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटिन्यूएशन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंटिन्यूएशन है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक्चुअली मतलब इससे पहले इससे आगे मतलब अगर आप बोलो तो प्रीवियस कुछ हम पढ़ लेते हैं, प्रीवियस बहुत सारा कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। उनमें से होता है जीओसी स्पेशली, और हाइड्रोकार्बन जो हम क्लास 11th में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, तो ये हम क्लास 11th में पढ़ लेते हैं। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कंसेप्ट जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, ये दो चैप्टर में से अगर आपको जीओसी नहीं आता है तो बहुत डिफिकल्ट है। मिनिमम जीओसी तो आना ही चाहिए। तो जीओसी अगर आपको आता है तभी आप कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में समझने की बहुत सारा चीज़ें हैं। अगर अगर आप जीओसी अच्छे से किए हो, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप उसको अच्छे से किए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जीओसी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको जीओसी समझाने की, जिनमें से आता है बहुत सारा, बेसिकली जीओसी का बहुत सारा पार्ट है। मॉडर्न जीओसी हम अभी करने वाले हैं। बेसिकली जो जीओसी एप्लिक मतलब अप्लाई करने की टाइम पे, एप्लीकेशन टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, मॉडर्न जीओसी, तो हम मॉडर्न जीओसी को करने वाले हैं। थोड़ा बहुत मतलब उसका कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम जो टॉपिक है, चैप्टर है, चैप्टर कंटेंट पे हम जंप करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्टेरिक फैक्टर के बारे में। अब व्हाट इज स्टेरिक फैक्टर? देखो, स्टेरिक फैक्टर मतलब सिंपली स्टेरिक वर्ड का जो मीनिंग है वो है क्राउड या लार्ज साइज, बोलो या बोलो क्राउड। बेसिकली क्राउड है, यहाँ पे हिंड्रेंस है, और हिंड्रेंस के लिए एक्चुअली हिंड्रेंस का कारण क्या है? हिंड्रेंस का कारण, वन ऑफ द रीजंस कैन बी देयर, दैट इज लार्ज साइज ऑफ द substituents, or you can say a large size of the whole body or whole system which is basically interacting with another system। वो तो उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में बेटर आएगा। तो बेटर अंडरस्टैंड के लिए आपको एग्जाम्पल तो समझाने ही है, लेकिन उससे पहले जो समझना है बेसिक वर्ड, स्टेरिक मतलब है क्राउड या क्राउड, बेसिकली हिंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस इसका एक पार्ट भी है। तो हिंड्रेंस बेसिकली हम क्राउड या स्टेरिक जो वर्ड है इसको हम यूज करते हैं। स्टेरिक मतलब हिंड्रेंस, क्राउड, और उसी के कारण क्या हो सकता है? लार्ज साइज। अब यहाँ पे इसका अलग अलग सा केसेस आता है। ठीक है, अलग अलग आपको कुछ अलग अलग मतलब इवेंट्स मिलेगा, अलग अलग कुछ कंसेप्ट्स मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टेरिक फैक्टर के अंदर। ब्रॉडली अगर हम बोलें तो स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट बाय पार्ट कुछ कंसेप्ट्स आता है। उसमें से आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, SIP। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन, स्टेरिक इनहिबिशन बाय रेजोनेंस, ये भी एक उनमें से है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसको हम बोलते हैं SIR इफेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, SIP भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद ही हमें सीखना पड़ता है ऑर्थो इफेक्ट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ SIR।
और एक्चुअली काम कहाँ आता है, एक लिखा हुआ है यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए बहुत काम आता है। ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट बहुत काम आता है एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो अगर आप सही से पढ़ना चाहते हो तो आपको मतलब सही से अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना चाहते हो तो आपको समझ में आ रहा है, हाँ SIR तो हमें जानना ही पड़ेगा, ऑर्थो इफेक्ट तो हमें जानना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो GOC का कुछ पार्ट्स है जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं आपको। एक और है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, इसका एक और पार्ट है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो स्टेरिक हिंड्रेंस, अब स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो बेसिकली आप बोल सकते हो क्राउडेड और हेवी साइज। उसके साइज के लिए बेसिकली यहाँ पे क्राउडेड एक मतलब सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं रुकावट, है ना, रुकावट हो रहा है क्राउडेड एक सिनेरियो के लिए। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हम एक केस लेते हैं, एक बेसिकली एक सिनेरियो लेते हैं, तब आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो हम एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे अटैक ऑन कार्बोनिल सेंटर। अब जिसको पता नहीं है कार्बोनिल सेंटर के बारे में, उसको मैं बता दूं कि कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं। बेसिकली कार्बोनिल दो ग्रुप है, एक तो आपका कीटोन आता है उसके अंदर और एक आता है आपका एल्डिहाइड। तो जो कीटोन है और एल्डिहाइड है दोनों एक साथ हम कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल सेंटर पे अगर अटैक हो रहा है, व्हाट इज कार्बोनिल सेंटर, कार्बोनिल सेंटर इज दिस कार्बन, ठीक है, जो भी ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, CHO या CO कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उस सेंटर, उसको उसमें अगर किसी प्रकार का अटैक हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली अटैक ऑन द कार्बोनिल सेंटर। अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, CH3 माइनस लेके देखते हैं। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये CO पे अटैक करेगा। लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट हम जो ले रहे हैं वो है एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो अटैक करने के बाद होगा क्या, अटैक करने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है कि ये जो है ये ऊपर उठ जाएगा, और ये ऊपर उड़ने के बाद बेसिकली यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, ठीक है, नीचे आपका पॉजिटिव चार्ज ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनने की पॉसिबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे CH3 माइनस का अटैक हो रहा है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं वो कि CH3 माइनस का अटैक हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे एक ऑलरेडी O माइनस आ रहा है और यहाँ पे आपका CH3 आके लग रहा है ना, तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये बेसिकली sp3 बना, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, शेप दिख बेसिकली ये यू कैन से शेप बोल सकते हो। तो शेप जो बना ये बेसिकली आपका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका जो शेप है वो आपका हो गया टेट्राहेड्रल, है ना। तो ये टेट्राहेड्रल शेप का आपका बन गया। बेसिकली ये हर एक एंगल जो है यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट आपको देखने को मिलेगा, 109 डिग्री 28 मिनट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये एक केस है। अब दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे हम क्या देखेंगे, जहाँ पे एक और CH3 माइनस आएगा, CH3 माइनस वहाँ पे अटैक करेगा COH, ठीक है। और यहाँ पे मान लो CH3 है इस बार, मतलब इस बार यहाँ पे कुछ यहाँ पे नहीं था प्रीवियस केस के अंदर, लेकिन यहाँ पे अब हम एक CH3 ग्रुप को एक्स्ट्रा लेके आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक, यहाँ पे कुछ नहीं था आगे का केस में, लेकिन यहाँ पे हम एक CH3 ग्रुप को लेके आ गए हैं, उसके बाद हम अटैक करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक मिनट, ये इसको काट देते हैं, चलो। तो इससे इसके बाद क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे सेम तरीके से ऊपर उठेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ डेल्टा प्लस आएगा। यहाँ पे ओ सॉरी ये क्या चालू हो गया, एक मिनट, ये कुछ चालू हो गया शायद,
एक मिनट, ड्रॉ, हाँ अब ड्रॉ में जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये डेल्टा माइनस, एक मिनट, ये तो जो यहाँ पे बन रहा है बेसिकली, यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं तो डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इधर चला जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, एक मिनट। सो जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस आपको देखने को मिल रहा है। और अल्टीमेटली यहाँ से जो आपका बन रहा है CH3 CO माइनस, यहाँ पे देखो ये एक एक्स्ट्रा CH3 आ रहा है, पहला एक ऑलरेडी था, पहले जो था वो तो है, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा H है ना। तो देखो यहाँ पे दो CH3 ग्रुप आ गया, ठीक है, दो ग्रुप आ गया। यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो आ गया। उसके बाद हम एक और केस लेते हैं जहाँ पे एक और इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और केस लेते हैं जहाँ पे ये एक और इंक्रीज होगा। तो मान लो यहाँ पे CH3 माइनस है, यहाँ पे फिर से अटैक कर रहा है इस जगह पे, मतलब बेसिकली जहाँ पे अटैक कर रहा है, कंट्रोल जेड होगा यहाँ पे, हाँ होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो अटैक कर रहा है CO, यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे बेसिकली अटैक कर रहा है CH3 है। तो बेसिकली यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये क्या है, एसीटोन, आपको दिख रहा होगा। तो ये एसीटोन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एसीटोन पे अटैक कर रहा है तो ये कुछ और करेगा, बेसिकली यहाँ पे ये उठ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये जो बनाने की कोशिश कर रहा है वो कुछ ऐसा है, CH3 और इधर एक CH3 है, और यहाँ पे CO माइनस, C यहाँ पे होगा, यहाँ पे O होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे अगर ये आपका एक नंबर है, अगर ये आपका दो नंबर है, अगर ये आपका तीन नंबर है, तो जो हिंड्रेंस जो इंक्रीज हो रहा है वो आपका 1 से ज़्यादा 2 में और 2 से ज़्यादा 3 में हो रहा है। तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस ऑर्डर है ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो लोएस्ट अटैक होने वाला है, लोएस्ट अटैक वो कहाँ होने वाला है, लोएस्ट अटैक वहाँ पे ही होगा जहाँ पे आपका हिंड्रेंस ज़्यादा है, हिंड्रेंस इज मैक्सिमम, जहाँ पे हिंड्रेंस मैक्सिमम है वहाँ पे आपका लोएस्ट अटैक देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब बेसिकली आपका जो अटैक होने के बाद जो, मतलब जो लोएस्ट अटैक जहाँ पे देखने को मिलेगा एट नंबर 3, यहाँ पे आपको लोएस्ट अटैक देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू हिंड्रेंस, ठीक है। तो ये आपका स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे SIR की, ठीक है। SIR, SIR, SIR मतलब क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्हाट इज SIR? तो देखो SIR जो वर्ड है इसका नाम क्या है, स्टेरिक, पूरा नाम, फुल फॉर्म है स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इनहिबिशन मतलब वही सेम चीज है, रुकावट, है ना, रुकावट। तो यहाँ पे भी रुकावट हो रहा है, किस किस टाइम पे या किस केस में, रेजोनेंस अगर हो रहा है तो उस केस में आपका रुकावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको बेटर समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे एक ऐसा बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक ऐसा बेंजीन रिंग है। उसके बाद आपको मान लो यहाँ पे दिया गया है नाइट्रो ग्रुप, है ना, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप्स के साथ ऐसा रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है, आई थिंक आपको ये पता है। तो ऐसा रेजोनेंस होगा इस केस में, ठीक है, ये जो नाइट्रोबेंजीन है इस केस में रेजोनेंस इज ऑपरेटिव, रेजोनेंस इज ऑपरेटिव, ठीक है। इस केस में रेजोनेंस आसानी से हो जाएगा, लेकिन किस केस में नहीं होगा, कुछ ऐसा केस होगा जहाँ पे नहीं होगा आपका रेजोनेंस, या रेजोनेंस होने में दिक्कतें पैदा होगी। किस केस में, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, अच्छा यही है ना, यही मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, इसको ऐसे ले लेते हैं, अब प्रॉब्लम नहीं करेगा।
मान लो कुछ ऐसा दिया गया है, NO2 है, मतलब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप तो दिया ही गया है, साथ ही साथ मान लो ऑर्थो पोजीशन पे आपका एक आयोडीन दिया गया है, ठीक है, आयोडो ग्रुप दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको अगर तोड़ के लिखूं तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा देखने को मिलता है ना, ये नाइट्रो ग्रुप है। अब यहाँ पे एक और आयोडीन आ गया। अब आयोडीन बहुत एक बल्की ग्रुप है ना, आयोडीन जो है ये बहुत बल्की ग्रुप है। ऑलरेडी नाइट्रो बहुत मतलब एक ठीक ठाक सा बल्की था, लेकिन उसके बाद आयोडीन जब आ गया यहाँ पे बहुत खतरनाक एक वैंडरवाल रिपल्सिव फोर्स का प्रयोग स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस कारण यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, बहुत खतरनाक लेवल का रिपल्सन रिपल्सन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब बेसिकली होगा क्या, व्हाट विल बी द अल्टीमेट सिचुएशन, यहाँ पे जो NO2 होगा ना, NO2 ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। मतलब बेंजीन क्या होता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, आपको आई थिंक आपको पता होगा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये एक प्लेन पे है, ठीक है, ये एक प्लेन पे है। अब अगर इस प्लेन से निकल जाए कोई, मतलब अब नाइट्रो पहले ऐसा ही था, उस प्लेन पे ही था, लेकिन उसके बाद वो आउट ऑफ द प्लेन हो गया। अगर वो उसके बाद आउट ऑफ द प्लेन हो गया तो क्या होगा, तो रेजोनेंस बंद हो जाएगा। तो जो रेजोनेंस चल रहा था वो रेजोनेंस बंद हो जाएगा। नाइट्रो ग्रुप के साथ जो बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है उसमें जो रेजोनेंस चल रहा था वो आउट ऑफ द प्लेन होने के बाद टोटली बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं SIR, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि ठीक है, तो आप मान लिए, मैं आपको समझा दिया, आप मान लिए, ठीक है, रेजोनेंस बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग अब सोच रहे हैं इससे दिक्कत क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ देयर इज समथिंग अबाउट SIR, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब है कि कौन कितना अच्छी तरीके से H+ भेजने के बाद स्टेबलाइज्ड कंजुगेट बना रहा है, यही एसिडिक स्ट्रेंथ की बात। अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, या मान लो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, लेकिन ठीक है, मान लो कुछ स्टेबलाइजेशन की एक एग्जांपल लेता हूँ तब आपको बेटर समझ में आएगा। मान लो कुछ ऐसा है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे आपका फ्लोरो ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप है। अब मान लो यहाँ पे बेसिकली आपको बॉन्ड ऑर्डर की बात किया जा रहा है, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर की बात किया जा रहा है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड लेंथ के बारे में आपको बात करना है, ठीक है। इसका बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करना है, बॉन्ड ऑर्डर नहीं, बॉन्ड लेंथ की बात, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में, इसके बारे में आपको बात करना है, ठीक है भाई, बात करना है, अच्छी बात है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, फिर बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली आप अगर ऐसे करोगे, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अब मान लो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैं अगर ऐसा ड्रॉ करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट एक मतलब आप बोल सकते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये यहाँ पे ऊपर ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे बेसिकली 2 हो रहा है तो ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है, सिंपल यही है। अब बात आता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा रेजोनेंस होना चाहिए था, कुछ ऐसा रेजोनेंस तो होना चाहिए था, और यहाँ पे प्रैक्टिकली होता भी है, ठीक है। ये फर्स्ट कंपाउंड है। सेकंड कंपाउंड मान लो कुछ आपका ऐसा है, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा आपका
N डबल बॉन्ड O ऐसे बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ मान लो यहाँ पे इस बार F नहीं है, फ्लोरो ग्रुप नहीं है, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब देखो फ्लोरीन जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट चीज है, ठीक है। जो फ्लोरीन है ना वो कॉम्पैक्ट है, वो बहुत कॉम्पैक्ट चीज है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपको समझ में आ रहा है कितना कॉम्पैक्ट है वो, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। तो इसलिए बेसिकली क्या हो रहा है, न्यूक्लियस पास पास है, न्यूक्लियस और वो जो ऑर्बिट्स है बहुत पास पास है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत खतरनाक लेवल का है, बहुत खतरनाक लेवल का है। इसलिए क्या होता है, कॉम्पैक्ट है और उसके साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आकर्षण है वो बहुत खतरनाक लेवल का है। जो भी है, हमें जो मतलब है वो है कि कॉम्पैक्टनेस इज वेरी वेरी हाई फॉर फ्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा वो ढीला पड़ रहा है, थोड़ा ढीला पड़ जा रहा है। मतलब इसका बेसिकली जो साइज है, फ्लोरीन का सबसे कम था, उसके बाद क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन का अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया साइज में। अब इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा SIR का इफेक्ट आना स्टार्ट हो रहा है। फॉर फ्लोरीन यहाँ पे कोई SIR नहीं था, ठीक है। ऑर्थो अगर आप इसको देखोगे तो, या बोल सकते हो कि ऑर्थो फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन, लेकिन ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन के लिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा बहुत SIR यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, NO2 यहाँ पे, NO2 बॉन्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जा रहा है। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाए तो बेसिकली रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं होगा। स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ, बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं है, कंपाउंड स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी इसका जो अगर आप बोलोगे कंपाउंड का जो ये आपको दिख रहा है, ड्रॉ कर रहे हो आप, ये आपका बेसिकली स्टेबलाइज्ड नहीं हो रहा है। ये स्टेबलाइज्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कम स्टेबल है, इस लेस स्टेबल। ये हो गया आपका लेस स्टेबल। अब मान लो एक और दिया गया है, इस बार भैया आयोडो आ गया है, ठीक है। इस बार आयोडो आ गया और इसके लिए तो ये बहुत बल्की ग्रुप है, बहुत मोटा वाला ये बल्की ग्रुप है। इस केस में तो SIR बहुत अलग ही लेवल पे होगा, और इस केस में आपका रेजोनेंस तो ना के बराबर होगा। रेजोनेंस तो यहाँ पे ना के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये सबसे कम स्टेबल है, लेस्ट, और यू कैन से लीस्ट स्टेबल स्पीशीज बिटवीन दिस थ्री, है ना। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ ये बन जाता अगर यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह निकालने की चीज बन जाता, तो ठीक है, इसको यहाँ पे इसको मिटा दो, लेकिन समझने की चीज है ये चीज, ठीक है। कंसेप्ट पकड़ो और समझो, ठीक है। व्हाट इज SIR समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब हम बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट की, ठीक है। व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट, चलो हम बात कर लेते हैं ऑर्थो इफेक्ट की। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं ऑर्थो इफेक्ट की। क्या हो गया, यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा क्या? ये बोल रहा है कि नहीं नहीं नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट की। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और कलर ले लेते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट है क्या भाई, ठीक है। ये ऑर्थो इफेक्ट नाम कहाँ से आ रहा है, बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो ऑर्थो इफेक्ट काम करता है, एक्ट्स ओनली ऑन ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्थो इफेक्ट काम काम करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका काम किस लिए आता है, ऑर्थो इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये काम कहाँ आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है। मैं जो आपको एक्सप्लेन किया मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको चेक क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको चेक करना है स्टेबल कंजुगेट फॉर्म, स्टेबल कंजुगेट। अगर आपका स्टेबल कंजुगेट बेस होगा तो वो वाला जो एसिड है, मतलब वो वाला जो कंपाउंड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मोर है
इसका मतलब सिंपल कंजुगेट, मतलब ये उल्टा आप बोल सकते हो यहाँ पे बेसिकली। अगर आप बेसिकली यहाँ पे बोलना चाहते हो तो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर कंजुगेट कंजू सॉरी कंजुगेट बेस अगर मोर स्टेबल है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। चलो हम बात करते हैं अभी। अभी मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, लेट्स से यू हैव एन एग्जांपल कि मान लो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सिंपल। और यहाँ पे आपका इसका एक डेरिवेटिव है, कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका एक और डेरिवेटिव आपके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे किसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप क्या बोलोगे? सिंपल, अगर आप देखोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ देखते कैसे हैं, ध्यान से देखना। अगर ये वाला कोई भी बेस अगर ये H प्लस लेके भाग जाता है तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका कंजुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा, O माइनस, है ना। अब ये O माइनस बेसिकली स्टेबलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे भी बोल सकते हो कि ये O माइनस अच्छा खासा स्टेबलाइज बन जाता है, किस लिए, यहाँ पे ये रेजोनेंस करके स्टेबलाइज अच्छे खासे बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ इसके मतलब ये यहाँ पे स्टेबलाइज ऐसे बनता है या कुछ और कारण है इसका? मतलब बेसिकली बहुत लोग का अभी यहाँ पे डाउट क्या होगा, ठीक है, मैं डाउट लेके भी चल रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे बहुत लोग का डाउट है कि अभी O माइनस है तो यहाँ पे ये ऐसे गिर के क्या स्टेबलाइज हो रहा है, ये तो वैसे ही हो जाता अगर यहाँ पे I है, यहाँ पे नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, स्टेबलाइज तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी वो रेजोनेंस चलेगा। तो बेसिकली ऐसे स्टेबलाइज नहीं होता है, स्टेबलाइज कुछ और तरीके से होता है, उसका कुछ कैनोनिकल फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा, जो भी है मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिंपल ये याद रखना कि यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये जो स्टेबलाइज्ड स्पीशीज यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वो माइनस बनने के बाद यहाँ पे यहाँ से ऐसे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस जो होगा आपका वो कुछ ऐसा होगा, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। ये ऐसे बेसिकली उठ जाएगा, इधर का वो माइनस नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा। चलो अब बना ही दिए हैं तो बना ही देते हैं, कोई बात नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है, ओ माइनस, इधर ओ माइनस, और ये यहाँ इधर गिरा है तो यहाँ पे एक प्लस आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा। तो ये जो है, अब बहुत लोग बोलेगा ये कैसे स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये स्टेबलाइज कैसे बन गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे CO डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सो O माइनस, यहाँ पे O माइनस, ये कैसे स्टेबलाइज बन गया भाई, ये कैसे स्टेबलाइज बन गया? बेसिकली यहाँ पे H प्लस जो है, वो जो H प्लस निकल गया था वो बेसिकली यहाँ पे अट्रैक्ट होके H यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, बेसिकली ये एक अट्रैक्टिव बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बॉन्ड टाइप बन जाएगा, अट्रैक्शन एक काम करेगा, तो इसलिए ऐसा एक कैनोनिकल फॉर्म बनेगा। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है, बट एक अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन की वजह से ऐसा कैनोनिकल फॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है। जो भी है ये स्टेबिलाइज्ड हो गया है, दिस इज स्टेबिलाइज्ड। लेकिन अगर आप सेकंड केस में देखोगे, किस केस में, पर्टिकुलर इस केस के अंदर, यहाँ पे एक आयोडो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, अगर आप इस केस में देखोगे तो ये स्टेबिलाइज्ड क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये सब क्यों नहीं बना पा रहा है, यहाँ से ऐसा गिरेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बल्की ग्रुप है, ये भी बहुत बल्की ग्रुप है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया एक बार तो इसका मतलब सिंपली यहाँ पे रेजोनेंस बंद हो गया है।
अगर रेजोनेंस बंद हो गया है तो क्या यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं चलेगा? तो क्या यहाँ पे स्टेबिलाइज्ड कंजुगेट बेस बनेगा? स्टेबिलाइज्ड कंजुगेट बेस, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये मिट रहा है भाई। ठीक है, तो अच्छे से बनाता हूँ। स्टेबिलाइज्ड कंजुगेट बेस नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला है इस बार। तो इसलिए यहाँ पे जो अच्छा वाला स्टेबिलाइज्ड है वो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये बेसिकली मोर स्टेबिलाइज्ड है इससे, मतलब नॉट मोर स्टेबिलाइज्ड, मोर एसिडिक है ना। इस बार एसिडिटी हम देख रहे हैं। तो इसका जो एसिडिक ये है ये मोर है, ये लेस एसिडिक है क्योंकि इसका ऑर्थो पोजीशन पे आई है, तो यहाँ पे जो काम कर रहा है SIR काम कर रहा है, तो इसके लिए ये लेस स्टेबल है। ठीक है, अच्छी बात है। ये हो गया आपका यहाँ पे, सॉरी नॉट SIR, ये ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे ही काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। चलो, तो ये हो गया आपका। बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ, यू कैन से इज अ टाइप ऑफ, यू कैन से SIR। ठीक है, चलो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसा दिया जा सकता है, जैसे कौन ज़्यादा कॉन्स्टेबल है या कौन ज़्यादा नहीं है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग करना, करके कमेंट बॉक्स पे आंसर देना। जैसे मान लो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O ऐसे है, मतलब NO2 है। मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, सिर्फ OH है। अच्छा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH नहीं है, एक काम करो, यहाँ पे सिर्फ OH रख दो, OH है ना, और यहाँ पे रख दो, या नॉट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे NO2 रख दो। ठीक है, यहाँ पे NO2 रख दो, कुछ ऐसा है मान लो, और मान लो कुछ ऐसा है, OH यहाँ पे, और मेटा पोजीशन पे NO2 और पैरा पोजीशन पे NO2। तो आपको बताना है कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबिलाइज्ड है। ठीक है, इनमें से कौन कितना ज़्यादा स्टेबिलाइज्ड है, आप इसी हिसाब से बता सकते हो। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की एक तर्का लगा देता है बहुत सारा क्वेश्चंस के अंदर। बॉन्ड लेंथ का तर्का मतलब, सिंपली अगर आप बात करोगे तो बॉन्ड लेंथ का तर्का तभी लगेगा, मतलब बेसिकली बॉन्ड लेंथ का तर्का मतलब जो जैसे जैसे मान लो ये सिंगल बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है डबल बॉन्ड के तुलना में, और ट्रिपल बॉन्ड के तुलना में डबल बॉन्ड का ज्यादा है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ का यहाँ पे तड़का लगा देता है। बेसिकली काम आपको सेम करना है, रेजोनेंस देखना है, जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पे बहुत सारा डबल बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये हट गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस इधर आएगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनने की कोशिश बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो डबल बॉन्ड अगर बन रहा है कहीं पे, तो उस डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन मान लो ये चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तब उस केस में उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो बस यही तर्का लगा देता है। तो इस केस में आपको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये आंसर नहीं है, ये जस्ट मैं ऐसे ही बता दिया। ठीक है, जस्ट ऐसे ही आपको बस सजेशन दे दिया कि कैसे करना है आपको, बस वही बता दिया। करना तो आपको ही है, ठीक है, और आंसर निकाल के बताना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपका थर्ड है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, तो ये आपका हो गया ऑर्थो इफेक्ट। अब आता है SIP। ठीक है, अब SIP के बारे में जान रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम हो गया। तो एक्चुअली बेसिकली हाँ 34 मिनट्स हो गया, कोई बात नहीं। चलो, हम अब करेंगे SIP। मतलब SIP मतलब वो वाला SIP नहीं है, समझ रहे हो ना।
चलो SIP, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? हम आज SIP तक ही करेंगे, सोच रहे हैं ऐसा ही, SIP तक ही करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि टॉपिक अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ठीक है? दिस इज द टॉपिक्स नेम, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब ये होता क्या है? बेसिकली यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो है एनिलीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन में जो SIP का क्वेश्चन होता है, जहाँ जहाँ पे ज्यादातर आपको मतलब बेसिकली आपको एनिलीन्स का डेरिवेटिव या एनिलीन्स मिल सकता है। कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं, चलो। तो इसके बारे में हम बात करते चले तो अच्छा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कुछ ऐसा दिया गया है, NH2 CH3, ठीक है? क्या यहाँ पे SIR हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। CH3 के केस में SIR नहीं होता है, ठीक है? SIR CH3 के केस में नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे CH3 ऐसे लगा दूं, क्या तब भी SIR नहीं होगा? तो इस केस में भी SIR नहीं होता है, इस केस में भी SIR नहीं होता है, ठीक है? अच्छी बात है। अगर मैं कुछ ऐसे लगा दूं, NH CH3 और यहाँ पे CH2CH3 इथाइल ग्रुप लगा दूं, मिथाइल से काम नहीं चल रहा तो इथाइल लगा देते हैं, क्या इस केस में SIR बनेगा? हाँ, इस केस में SIR होगा, इस केस में SIR होगा, ठीक है? अच्छी बात है। चलो, ये आपको पता चल गया, हालांकि ये इसके अंदर नहीं है, लेकिन ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखते हैं, दिखाता हूँ SIP का, ठीक है? SIP का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। मान लो आपको यहाँ पे दिया गया है एनिलीन, ठीक है? यहाँ पे आपको एनिलीन दिया गया है, उसका लोन पेयर दिख रहा है चमचमाती, ठीक है? तो ये आपका मान लो A है, और B जो है आपका एनिलीन का डेरिवेटिव है, ठीक है? ये आपका डेरिवेटिव है, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है? अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको ध्यान से देखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? अब हम दोनों को ही प्रोटोनेट कर रहे हैं। प्रोटोनेट करना मतलब क्या है? जिसको पता नहीं है मैं आपको बता दूं, प्रोटोनेट करना मतलब टू गिव H+। अगर आप H+ देने की कोशिश कर रहे हो, अब H+ किस केस में दिया जाता है, या मतलब किस पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर H+ देने की कोशिश किया जाता है? बेसिकली जो बेस है उस केस में आपका ये दिया जाता है, ठीक है? जो H+ जो देता है उसको हम बोलते हैं एसिड, जो लेता है उसको हम बोलते हैं बेस। अगर हम लोन पेयर के हिसाब से देख रहे हो, तो लोन पेयर जो देता है उसको हम बोलते हैं बेस, जो लेता है उसको हम बोलते हैं एसिड। इसको भूलना मत, इसको अगर भूलोगे तो गलती हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब लॉस हो जाएगा, इसको भूलना मत। तो जो भी है, मैं इसको मिटा देता हूँ। आई थिंक आप लिख लिए हो, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ। चलो, ये लिख लो, ठीक है? इसको मैं मिटा दूंगा अभी। चलो, आई थिंक आप लिख लिए हो। तो जो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें प्रोटोनेट करना मतलब H+ देना पड़ेगा। तो हम H+ दे के बात करते हैं ना, पहले H+ देते हैं फिर बात करते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे H+ हम दे दिए, चलो अच्छी बात है। H+ देने से क्या होगा, एक्चुअली ये जो लोन पेयर है H+ से अट्रैक्ट होगा, ठीक है? इससे जो बनेगा वो बनेगा NH3+ बना। अब जो ये NH3+ है, ये एक्चुअली होगा क्या बेसिकली, उससे पहले आपको जो मतलब बैकग्राउंड जानने की जरूरत है कि H+ आया कहाँ से है, H+ आता कहाँ से है।
तो H प्लस आता है कहाँ से, ये आपको जानने के लिए सिंपली यही जानना पड़ेगा कि H2O के अंदर H प्लस है। तो सॉल्वेंट अगर सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट अगर हम H2O को यूज कर रहे हैं जहाँ पे H प्लस है, तो वहां से आपको मिल जाएगा H प्लस। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक्वस मीडियम यूज कर रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्वस मीडियम यूज कर रहे हैं, इसको जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्वस मीडियम यूज करने के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो आपको H2O भी मिलेगा, H प्लस भी मिलेगा, सिंपल बात है। ठीक है, अब ये H2O जो है, यहाँ का जो ऑक्सीजन है इसको ऐसे घेर लेगा। NH3 प्लस ऑक्सीजन को ऐसे घेर लेगा, NH3 प्लस को ऑक्सीजन घेर लेगा। ठीक है, इससे एक्चुअली होगा क्या, ये जो NH3 था, ये NH3 प्लस जो था वो तो sp3 था। वो जो sp3 था वो वहां से एक्चुअली sp होने की कोशिश करेगा। ठीक है, sp होने की कोशिश करेगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तो कोई SIR नहीं है, नो SIR, नो SIR। इस केस में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो H प्लस में जो अट्रैक्शन होगा, उस केस में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अट्रैक्शन होगा, बनेगा NH3 प्लस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक हिंड्रेंस है। ठीक है, इस हिंड्रेंस के लिए आपका जो इनकमिंग H2O है, जहाँ से एक्चुअली ऑक्सीजन घेर रहा था, ये यहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा फॉर इनकमिंग H2O। इनकमिंग H2O के लिए ये ऑब्स्ट्रक्शन का क्रिएट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे SIP कम होगा, यहाँ पे SIP ज्यादा होगा। SIP मतलब क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे SIP ज्यादा होगा, यहाँ पे SIP तुलनामूलक कम होगा। ठीक है, तुलनात्मक हिसाब से कम होगा। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ SIP ज्यादा होता है, कहाँ SIP कम होता है। अब SIP से होता क्या है, SIP से क्या होता है, देखो जैसे हम ऑर्थो इफेक्ट देख रहे थे, ऑर्थो इफेक्ट में हो क्या रहा था, ऑर्थो इफेक्ट में एसिडिटी हम देख रहे थे, मतलब एसिडिटी की केस में हम ऑर्थो इफेक्ट एज अ टूल यूज कर रहे थे। सेम तरीके से SIP को हम बेसिसिटी के केस में यूज करेंगे। बेसिसिटी के केस में हम SIP को यूज करेंगे। जैसे मैं एक लास्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपको अभी भी SIP समझ में नहीं आया है तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना कि मान लो कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे लोन पेयर है। सिंपली ये sp2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे आपका कुछ और है, मान लो आ, एक मिनट, कितना नंबर है, एक नंबर है। तो ये मान लो एक नंबर है, दो नंबर है, मान लो कुछ ऐसा NH2। तीन नंबर पे आपका कुछ ऐसा है, तीन नंबर पे ऐसा है, और चार नंबर पे सिंपली NH2 यहाँ पे है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे पैरा पे लगा हुआ है, ये चार नंबर पे है। अब कैसे ऑर्डर देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे SIP होगा, यहाँ पे हिंड्रेंस है, और हिंड्रेंस के लिए यहाँ पे SIP काम करेगा बहुत अलग लेवल का। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर वो डिनोट ही नहीं कर पाएगा, नाइट्रोजन लोन पेयर डिनोट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इस केस में यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ना,
बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बेसिकली यहाँ पे मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे CH3 है। क्या यहाँ पे होगा? यहाँ पे भी SIP होगा, लेकिन SIP तुलनामूलक कम होगा, क्योंकि यहाँ पे तुलनात्मक हिसाब से SIP ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ठीक ठाक लेवल पे है 3 नंबर पे। लेकिन जो 1 नंबर पे SIP बहुत ज्यादा हो रहा था। और 4 नंबर पे CH3 यहाँ पे प्लस आई लगाएगा, इसलिए NO2 अच्छे से लोन पेयर सॉरी NH2 अच्छे से लोन पेयर, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो अच्छे से डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो डोनेशन है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम चांस, तो इसका जो बेसिसिटी है वो सबसे ज्यादा है। मोस्ट बेसिक कंपाउंड अगर कोई है इसके अंदर, तो वो 4 नंबर का है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बोल दिया। 4 नंबर पे जो है वो मोस्ट नहीं है, वो उसका मतलब बेसिसिटी काम तो कर रहा है, लेकिन मोस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखना, जो 2 नंबर वाला है उसमें भी अच्छे से डिनोशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 2 नंबर का है वो सबसे अच्छा वाला बेसिसिटी दिखाएगा। ठीक है, फिर आएगा 4 नंबर, फिर आएगा आपका आ, क्योंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो प्लस आई लग रहा है, लेकिन प्लस एज भी यहाँ पे लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेजोनेंस का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है ना? आई थिंक आप सीखे हो पहले कि रेजोनेंस का इफेक्ट जो है वो सब ज्यादा होता है प्लस आई या प्लस एज से। तो इसलिए रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, इसलिए 2 पहले है, फिर 4, फिर आपका यहाँ पे 3, फिर आ रहा है लास्ट में 1, क्योंकि 1 का सबसे खतरनाक लेवल पे SIP हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला है इस केस में तो अच्छे लेवल का SIP हो रहा है, मतलब खतरनाक लेवल का SIP हो रहा है। सेकेंड में अगर आप देखोगे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इस केस में रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये सबसे अच्छा वाला डोनेट कर पाएगा। ठीक है, थर्ड में अगर आप देखोगे SIP थोड़ा बहुत हो रहा है, और फोर्थ में आपका प्लस आई प्लस एच लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, प्लस आई प्लस एच भी लग रहा है, लेकिन रेजोनेंस भी हो रहा है। तो इस केस में रेजोनेंस का इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे खींच रहा है फॉर फोर्थ। ठीक है, फोर्थ वन। तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ का केस में डोनेशन तो हो रहा है, प्लस आई प्लस एच लग रहा है, लेकिन इधर से थोड़ा बहुत रख भी रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत नीचे भी जा रहा है। ठीक है, घूम भी रहा है, लोकलाइज हो जा रहा है NH2 का, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पे डोनेशन हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम चांस नहीं है, मतलब हो रहा है थोड़ा बहुत हो रहा है। फिर इस केस में मैक्सिमम चांस है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पे कोई मतलब पुश पुश नहीं दिया जा रहा है नाइट्रोजन का लोन पेयर को डोनेट करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका फैक्टर बहुत ज्यादा अच्छा वाला काम कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे प्लस पॉइंट दिखा रहा है, एक्स फैक्टर दिखा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बेसिकली आपको मैं बता दिया पूरा कंसेप्ट जो भी मॉडर्न जीओसी के अंदर आता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको पूरा देखने को मिलेगा हेलो एल्केन हेलो एडिन्स का जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, उसका मैं पूरा एक वीडियो आपको दे दूंगा आधा घंटे के अंदर। कोशिश करेंगे 45 मिनट्स के अंदर ख़त्म करने की। पार्ट 1 के अंदर मैं पूरा बेसिक जो चीज़ें हैं उसको मैं डिस्कस किया। ठीक है, आज कंप्लीट नहीं कर पाया, बट हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, अच्छे वाले मतलब अच्छे तरीके से चल रहे हैं। देखो ये जो जीओसी का वीडियो हो गया ना, इससे आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा पता है? जीओसी का वीडियोस
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जीओसी का भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है डब्ल्यूबीजेई के अंदर, जेई के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, क्लास 11th पे अगर आप पढ़ते हो। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको अच्छे वाले क्वेश्चंस जो देखने को मिलेगा जीओसी के अंदर, वो आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन, ठीक है। तब आपको क्या करना है, ये जीओसी का जो सेशन में आपको दिया, उसके बाद डायरेक्ट जाओ, आप क्वेश्चन सॉल्व करो जीओसी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखना वो सॉल्व हो जाएगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद हम हेलो एल्केन हेलो एडिन्स पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि वो बढ़िया तरीके से हम हर एक चीज़ों को मेंटेन कर पाए, ठीक है। जीओसी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको करा दिया। देखो जीओसी का अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली आएगा, वेट करना। जैसे मैं आपको वादा किया था, जो जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट लेक्चर से जो आपको चाहिए, वो मैं आपको डेफिनेटली डिलीवर करूँगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ट्रस्ट दिखाना मुझे, डेफिनेटली मैं करूँगा, ठीक है। मेरा बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए डेफिनेटली वीडियोस ले आऊँगा, जैसे मैं आपको आज दिया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।